फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज इस वीडियो में हम इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक युद्ध और संघर्ष को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से किए गए कुछ कार्य, शक्ति संतुलन, शांति, सुरक्षा आदि को डिटेल में देखेंगे। पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं युद्ध या वॉर की। देखो, दो राज्यों या राजनीतिक इकाइयों के बीच हिंसक संघर्ष को युद्ध कहते हैं, जहां हजारों लोगों की मृत्यु होती है। तो युद्ध में हिंसा होती है, लेकिन संघर्ष में हिंसा हो ये जरूरी नहीं है। रेड क्रॉस सोसाइटी कहती है कि युद्ध राज्यों के बीच संघर्षों का चरम स्तर है, जहां सेनाओं के मध्य सशस्त्र संघर्ष होता है। युद्धों के बारे में मार्टिन शॉ ने युद्धों के अभ्यास का सिद्धांत दिया था। रेमंड आरो ने अतिशयोक्तिपरक युद्ध का सिद्धांत दिया। कार्डार ने नवीन युद्ध का सिद्धांत दिया। फिर वहीं मैकियावेली, कौटिल्य, थ्योडाइस आदि ने यथार्थवादी सिद्धांत दिया था युद्ध का, जिसमें संसाधनों पर नियंत्रण के लिए प्रभुत्व हासिल करने के लिए दो राजनीतिक सत्ताओं में संघर्ष होता है। अब आगे इसमें है सीमित युद्ध या लिमिटेड वॉर। देखो, पहले ट्रेडिशनल वेपन यूज होते थे युद्धों में, तो सेना के सैनिकों के बीच युद्ध होते थे, उन्हें बहुत नुकसान होता था। लेकिन अभी ऐसे वेपन्स आ गए हैं जैसे एटॉमिक वेपन्स, जो आम जनता को भी प्रभावित कर सकते हैं, उनका विनाश कर सकते हैं। इसी से बचने के लिए भूमंडलीकरण के दौर में, जहां पर युद्ध क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार उपस्थित होते हैं, ऑक्सफैम सेव द चिल्ड्रन, शरणार्थी संगठन आदि उपस्थित होते हैं, इन सभी के हस्तक्षेप के कारण युद्धों में बर्बरता दिखाना कम हो गई है, समाप्त हो गई है। अब सिर्फ सीमित रूप से युद्ध लड़े जाते हैं। इनमें परमाणु हथियार, रासायनिक हथियार, जैविक हथियार जैसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का यूज नहीं किया जाता। यदि इनका यूज होता तो इन्हें टोटल वॉर या संपूर्ण युद्ध नामक शब्द से जाना जाता। देखिए, अब जो वॉर्स होते हैं ना, 1990 के बाद उनका नेचर चेंज होता गया है। 1990 के पहले शीत युद्ध के दौर में दो राष्ट्रों के बीच युद्ध होता था, दो देश आपस में लड़ते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो राज्य है उसके अंदर ही नृजातीय संघर्ष देखने मिल रहे हैं। जैसे अफगानिस्तान में पहले तालिबान की प्रॉब्लम थी, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नोगार्नो काराबाख रीजन की प्रॉब्लम है, रूस के चेचन्या प्रांत में अलगाववादी संघर्ष चल रहा है। फिर पूर्वी स्लोवाकिया ने उत्तराधिकारी राज्य सर्बिया में स्लोबोदान मिलोसेविच अल्बेनियाई मूल के लोगों का नरसंहार किया। फिर ईरान, इराक, टर्की में कुर्दिस्तान की मांग चल रही है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच नृजाती लोग संघर्ष कर रहे हैं। अब देखो, ऐसे बहुत से संघर्ष हैं। राज्यों के बारे में ग्रेग सिंडर और जॉन मलिक ने अपनी बुक डेवलपमेंट इन मॉडर्न वॉरफेयर में लिखा है कि 3 तरह के राज्य होते हैं। पहले स्तर के राज्य जो डेवलप्ड हैं, ये इंटरनेशनल नॉर्म्स के अनुसार व्यवहार करते हैं और सामाजिक आर्थिक कल्याण करते हैं, जैसे पश्चिमी देश, भारत भी इसी में है। फिर दूसरे स्तर के देश ऐसे आते हैं जो कुछ समय के लिए स्टेबल होते हैं, लेकिन फिर उसमें अस्थायित्व आ जाता है, जैसे पाकिस्तान और इंडोनेशिया। फिर तीसरे स्तर के राज्य ऐसे आते हैं जिनमें केंद्रीय सरकार ही मौजूद नहीं है, उनकी शक्ति खो चुकी है और वहाँ पर हिंसा करने वाले संगठन कार्यरत हैं, जैसे इराक, सीरिया, मध्य पूर्व के अन्य राज्य आदि। देखो, अब युद्ध का एक प्रकार इसमें आता है आतंक के विरुद्ध युद्ध। तो 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के राष्ट्रपति बुश ने आतंक के विरुद्ध युद्ध का नारा दिया था। इसने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया था और ईरान, इराक और उत्तर कोरिया जैसे राज्यों को एक्सिस ऑफ इविल डिक्लेयर किया। उनका मानना था ये राज्य आतंक को प्रायोजित करते हैं, उनके विरुद्ध ये आतंक के विरुद्ध युद्ध होता है। एक प्रकार का युद्ध है पूर्व आशंका आधारित युद्ध या प्रीएम्प्टिव वॉर। इसमें सामने वाली जो राज्य है उसके प्रति हमें आशंका हो जाती है कि ये हमारे आगे चलकर हमारे लिए खतरा बन सकता है। जैसे 2003 में अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला कर दिया था। ये कहा था कि इराक रासायनिक हथियार बना रहा है और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। इसी में 1991 में पहला खाड़ी युद्ध हुआ था, जिसमें अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया और 2003 में दूसरा खाड़ी युद्ध प्रारंभ किया। और इसी तरह अमेरिका दूसरे देशों में वहाँ के नृजातीय संघर्ष या गृह युद्ध की कंडीशन में भी हस्तक्षेप करता रहता है। चलिए, अब बताइए कि युद्धों के होने के रीजंस क्या हो सकते हैं। तो पहला तो यदि मानव एग्रेसिव है तो युद्ध कर सकता है, जैसे हिटलर ने किया था। दूसरा, यदि इकोनॉमिक बेनिफिट दिख रहा है किसी क्षेत्र में उसे, तो हथियाने की कोशिश करता है इंसान। तीसरा, राज्य के भौगोलिक विस्तार की आकांक्षा यदि किसी में है, किसी राज्य के प्रमुख में अपनी सीमाएं बढ़ाने की इच्छा है राष्ट्र की, तो भी युद्ध करता है वो, जैसे चाइना। तो ये सारे कारण हो सकते हैं युद्ध के लिए। अब हम इन युद्ध को रोक कैसे कर सकते हैं, तो अलग अलग विचारधाराओं में इनको अलग अलग तरीके से बताया गया है। पहला है कि यथार्थवादी कहते हैं कि शांति निर्माण के लिए कूटनीतिक माध्यमों का सहारा लिया जाना चाहिए। दूसरे उदारवादी कहते हैं कि शांति चाहिए तो इंटरनेशनल लॉ लेके आओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना करो जो आपस में सहयोग करेंगे, इससे सामूहिक सुरक्षा होगी। फिर तीसरा मार्क्सवादी आते हैं, जो आर्थिक समानता को शांति स्थापना के लिए मूल माध्यम बताते हैं। देखो, वॉर से रिलेटेड कुछ बुक्स हैं, कुछ विचारक हैं, तो एक बार वीडियो रोक कर ये लिस्ट देख लीजिएगा।
अब आगे बढ़ेंगे हम और शस्त्र नियंत्रण की बात करेंगे। मतलब जो वेपन्स यूज़ होते हैं युद्ध में, उनको नियंत्रित करने के लिए ग्लोबली किस तरह के प्रयास किए गए हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं। तो देखो, वेपन्स को पूरी तरह से समाप्त कर देना आइडल थिंकिंग है, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए जो वेपन्स हैं, हथियार हैं, उनके प्रसार को रोका जा सकता है। क्या हुआ था कि अमेरिका के राष्ट्रपति रीगन ने स्टार वॉर स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव का नारा दे दिया था, जिसमें अमेरिका अंतरिक्ष प्रक्षेपास्त्र रक्षा प्रणाली के विकास की योजना बना रहा था। इसे रोकना भी जरूरी था, इसीलिए ये अवधारणा सामने आई। फिर अमेरिका के ही राष्ट्रपति आइजनहावर ने 1953 में एटम फॉर पीस, शांति के लिए परमाणु का नारा दिया। इसमें वो कहते हैं कि देखिए, दो देशों के पास जो पड़ोसी हैं उनके पास एटम बॉम्ब है, तो ऐसी संभावना बहुत कम होगी कि वो एक दूसरे से वॉर लड़ेंगे, क्योंकि दोनों को डर रहेगा कि यदि किसी ने परमाणु बम का यूज कर दिया तो बहुत बड़े पैमाने पर विनाश होगा। तो आइजनहावर ने एटम फॉर पीस निशस्त्रीकरण योजना दी। चलो देखते हैं कि हथियारों के निशस्त्रीकरण के प्रयास में कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए। इसमें सबसे पहला आता है पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी 1963। आंशिक परमाणु परीक्षण निषेध संधि के अंतर्गत भूमिगत परमाणु परीक्षण के अलावा सभी प्रकार के परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। भारत ने भी इस पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद परमाणु अप्रसार संधि आई, नॉन प्लॉरिफरेशन ट्रीटी 1968। इसमें जो एटॉमिक पावर है उसका शांतिपूर्ण प्रयोग, उसके प्रसार को रोकना, समूचे विश्व में परमाणु हथियारों को समाप्त करना, ऐसी बातें कही गई। एनपीटी को भारत ने नहीं अपनाया है। क्यों नहीं अपनाया, उसका रीज़न देखिए। भारत के पास परमाणु हथियार था, लेकिन 1967 के बाद हुआ वो। और इस संधि में जो परमाणु शक्ति संपन्न राज्य हैं, उन्हें 1 जनवरी 1967 से पहले जिन देशों के पास परमाणु हथियार थे, उन्हें ही सिर्फ परमाणु शक्ति संपन्न राज्य माना गया। और इसमें कह दिया गया कि वे 5 परमाणु शक्ति संपन्न देश अपने परमाणु ईंधन और टेक्नोलॉजी उन देशों को नहीं देंगे जिन्होंने एनपीटी पर साइन नहीं किया है, और जिन्होंने इस पर साइन कर दिया है उन्हें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी परमाणु से रिलेटेड, और इसकी निगरानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा की जाएगी। 1970 में इस संधि को लागू किया गया। 1995 के बाद इसे अनिश्चित काल के लिए लागू कर दिया गया। तो पूरी तरह से बायस्ड ट्रीटी थी ये, क्योंकि इसमें परमाणु संपन्न जो शक्ति हैं 1967 से पहले जिनको माना गया 5 देशों को, उन्होंने अपने परमाणु हथियारों का संरक्षण कर लिया था और कह रहे थे कि बाकी देश इस तरह के हथियार नहीं बनाएंगे। तो ये एक भेदभाव कारक संधि थी, इसलिए भारत ने इस पर आपत्ति जताई। भारत ने कहा कि ये ट्रीटी 2 तरीके से नेशंस को डिवाइड करती है। पहले तो जिन पर परमाणु शक्ति है जिनके पास है, और दूसरे जिनके पास नहीं है। तो ये तो भेदभाव हुआ ना। ऐसे में तो गैर परमाणु शक्ति संपन्न राज्य असुरक्षित ही रहेंगे। उन 5 राज्यों को तो नहीं कहा गया था कि वो अपने परमाणु हथियारों में कटौती करेंगे। सीधे ये बोल दिया गया कि जिनके पास नहीं है हथियार, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ये हथियार बनाएंगे भी नहीं। इसलिए भारत ने देखा कि ये हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। फिर भी ईरान ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। नॉर्थ कोरिया ने इस पर साइन कर दिया था, लेकिन 2003 में फिर से एनपीटी से ये अलग हो गया। भारत, पाकिस्तान, इजराइल ने अभी तक एनपीटी पर साइन नहीं किया है। अब आगे जानते हैं स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी या स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी के बारे में। ये 3 ट्रीटीज हुई थी अलग अलग समय में। किसके बीच हुई? यूएसए और यूएसएसआर के बीच। इसमें पहली ट्रीटी 1972 में हुई थी, जिसमें कहा गया था कि परमाणु हथियारों में कमी करेंगे दोनों देश, लेकिन ये लागू नहीं हो पाई। दूसरी ट्रीटी स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी 1985 में सामने आई, जिसमें 1991 में सामरिक हथियारों के कटौती का पहला समझौता साइन किया गया, जिसमें दोनों देशों ने, यूएसए और यूएसएसआर ने, लगभग 6000 परमाणु बम कम किए थे अपने। 2009 में भी ये संधि समाप्त हो गई। इसके बाद स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी 2 आई, जो 1992 में आती है। इसमें 3000 से 3500 परमाणु हथियारों के रिडक्शन की बात की गई। इसमें रासायनिक हथियार और जैविक हथियारों को भी शामिल किया गया। तो ये यूएसए और यूएसएसआर के बीच हुए थे तीनों ट्रीटीज। अगला आता है रासायनिक और जैविक हथियारों पर नियंत्रण 1972। इसमें 100 से ज़्यादा देशों ने साइन किए थे। रासायनिक और जैविक हथियारों के उत्पादन, विकास, नियंत्रण पर प्रतिबंध करती है ये ट्रीटी। इसमें 175 कंट्रीज शामिल थीं, जिसमें सीरिया, मिस्र, लीबिया, इराक, नॉर्थ कोरिया आदि ने इस पर साइन नहीं किए हैं। फिर 1972 में ही प्रक्षेपास्त्र विरोधी संधि आती है, जिसमें यूएसए और यूएसएसआर ने समझौता किया था आपस में। इसमें अंतरिक्ष या स्पेस को वेपन के रूप में यूज ना करने की बात की गई थी, लेकिन अमेरिका ने इससे खुद को अलग कर लिया। अगला आता है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। 1984 में इराक के द्वारा जब रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया गया, तो ये समूह सामने आया था, जिसने रासायनिक और जैविक हथियारों के नियंत्रण की बात की थी। उन देशों की पहचान भी करते हैं जो इसका निर्यात करते हैं। अभी इसमें 43 मेंबर कंट्रीज हैं। भारत इसमें 2018 में शामिल हुआ। यूरोपियन यूनियन के 27 देश भी इसमें शामिल हैं।
अगला आता है MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, मिसाइल तकनीकी नियंत्रण व्यवस्था। इसमें अभी टोटल 35 देश हैं। इसकी स्थापना फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका और कनाडा ने मिलकर 1987 में की थी। भारत ने इसे 2016 में ज्वाइन किया। जो देश इसका सदस्य नहीं है वो लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स का प्रयोग नहीं कर सकता, उनका परीक्षण नहीं कर सकता, लेकिन भारत अब इसमें शामिल है। ये व्यवस्था अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, प्रक्षेपास्त्रों आदि के तकनीकी के प्रसार को नियंत्रित करता है। अगला आता है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी CTBT 1996, व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि। इसमें शामिल कोई भी राज्य परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता या एटॉम बम की टेस्टिंग के लिए किसी अन्य देश को सहायता भी नहीं दे सकता। इसमें इंटरनेशनल डेटा सेंटर और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सेंटर की स्थापना संधि लागू करने के लिए की गई थी। ये बाध्यकारी रूप से लागू संधि है। अब देखो, कुछ देशों ने इस पर हस्ताक्षर तो कर दिए लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की, जैसे अमेरिका, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, मिस्र और ईरान ने। भारत और पाकिस्तान ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत कहता है कि ये जो ट्रीटी है ये विकासशील देशों के लिए बस है, उनके परमाणु कार्यक्रम को प्रतिबंधित करने के लिए है, जबकि विकसित देश जो हैं उन्होंने तो कंप्यूटर सिमुलेशन टेक्नोलॉजी को पहले ही विकसित कर लिया है, वे वर्चुअली सब कर सकते हैं, इसीलिए ऑब्वियसली उन्हें परमाणु परीक्षण की जरूरत है ही नहीं। ये सिर्फ विकासशील देशों को रोकने के लिए है। ये विकासशील देशों को तकनीकी से वंचित करता है तथा इसका जो एंट्री इन टू फोर्स क्लॉज है वो राज्यों की संप्रभुता के भी विरुद्ध है, तो इसलिए इसमें भारत ने साइन नहीं किया। इसके बाद आता है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह। जब भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया ना, उसके बाद NSG की स्थापना 1974 में की गई। इसे लंदन क्लब के नाम से जाना जाता है। टोटल 48 कंट्रीज इनकी मेंबर है। अब इस NSG ग्रुप का प्रावधान है कि जिन देशों ने NPT पर साइन किए हैं केवल उन्हीं को परमाणु ईंधन और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर किया जाएगा। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो NPT पर हस्ताक्षर किए बिना भी NSG से ईंधन प्राप्त कर रहा है। हाँ, लेकिन इंडिया इस NSG ग्रुप का सदस्य नहीं है। आगे आता है वासेनार ग्रुप। इसकी स्थापना 1996 में हॉलैंड में हुई थी, वाजिनार शहर में। इसमें परंपरागत हथियारों के निर्यात को रोकने की बात की गई थी और उनके दोहरे तकनीकी यूज को भी रोकना था। इसमें टोटल 42 मेंबर कंट्रीज हैं। अगला परमाणु अप्रसार सुरक्षा पहल, प्रोलिफरेशन ऑफ सिक्योरिटी इनिशिएटिव 2003, अमेरिका ने इसे सामने लाया था, जिसमें जो भी जहाज आते हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जांच की जा सकती थी। चीन इसका विरोध कर रहा है। अब अगला है परमाणु पदार्थों की सुरक्षा का सम्मेलन, ये 2010 में हुआ। इसमें परमाणु आतंकवाद को नियंत्रित करने की बात की गई थी। वैश्विक सहयोग और सहभागिता पर बल दिया गया था। परमाणु पदार्थों जैसे प्लूटोनियम की सुरक्षा पर बल दिया गया। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को सुरक्षित रखने पर बल दिया गया। सम्मेलन अमेरिका में ही आयोजित हुआ था। फिर परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन आता है, जो सबसे पहले वॉशिंगटन DC में 2010 में हुआ। दूसरा सम्मेलन सियोल में 2012 में हुआ। ये परमाणु तकनीकी एटॉमिक एलिमेंट्स की सुरक्षा और उसके संरक्षण के लिए सामने आया था। अगला आता है परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2014। ये तीसरा सम्मेलन नीदरलैंड के हैग में हुआ। 58 कंट्रीज ने इसमें भाग लिया था। अगला आता है वॉशिंगटन कन्वेंशन 2016। ये मुख्यतः परमाणु आतंकवाद की समाप्ति के लिए सामने आया और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। कुछ इस तरह के प्रावधान थे इसमें कि महाशक्तियों के बीच हॉटलाइन का प्रारंभ करना, परमाणु अनुसंधान केंद्रों की सुरक्षा के संदर्भ में सहयोग करना, मिसाइल्स के परीक्षण के पहले सूचना का आदान प्रदान करना, परमाणु अनुसंधान सेंटर्स में उनकी सूची का आदान प्रदान करना, नो फर्स्ट यूज का समझौता करना आदि। तो ये कुछ संधियां और कन्वेंशंस थे परमाणु प्रसार को रोकने के लिए। अब आज के लेक्चर के अगले टॉपिक में हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस के बारे में। मुख्यतः शांति की बात करेंगे हम यहाँ। तो देखो, शांति का अध्ययन अंतर विषयक उपागम है। देखो, किसी भी प्रकार के संघर्ष को रोकने के लिए या कम करने के लिए उसका शांतिपूर्ण समाधान ढूंढा जाता है। उसमें ऐसे रीजंस का अध्ययन किया जाता है कि जो संघर्ष को बढ़ाते हैं। जहाँ पर जॉन विंसेंट गल्टंग ने शांति या पीस के लिए दो अवधारणाएं दी थी। पहला है नकारात्मक शांति, जहाँ पर हिंसा की अनुपस्थिति होती है, वायलेंस नहीं होता। दूसरा है सकारात्मक शांति, जिसमें विभिन्न देशों के बीच संबंधों की स्थापना की जाती है, संबंधों में अंतरण, अंतर राज्यों में सामाजिक संबंधों का निर्माण किया जाता है, मतलब पीस के लिए आगे काम किया जाता है। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लोग समझ गए थे, पूरे देश समझ गए थे कि पीस कितनी इंपॉर्टेंट है। तो वुडरो विल्सन के नेतृत्व में सबसे पहले वेल्स के विश्वविद्यालय में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन शुरू हुआ। डेविड डेविस ने भी शांति के अध्ययन की शुरुआत की। अमेरिका में 1948 में मैनचेस्टर कॉलेज में पहली बार शांति को पढ़ाया जाने लगा। वियतनाम वॉर के बाद अमेरिका में शांति के अध्ययन में लोकप्रियता हुई। 1960 के दशक में जॉन गल्टंग और जॉन बर्टन ने शांति के अनुसंधान में योगदान दिया।
1959 में ओस्लो में शांति अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। केनेथ बोल्डिंग और अनाटोल रैपोपोर्ट ने शांति विज्ञान समाज की स्थापना की। चार्ल्स पी वेबल और डेविस पी बरास ने पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज नामक पुस्तक की रचना 2002 में की। भारत में शांति के लिए पहला अध्ययन केंद्र बनारस हिंदू कॉलेज में 1997 में शुरू हुआ। न्यू दिल्ली में भी शांति अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। केनेथ बोल्डिंग ने सुटेबल पीस 1978 में एक पुस्तक लिखी थी। इस तरह के कार्य हुए विश्व में। अब देखो, शांति भी ना अलग अलग प्रकार की होती है। पीस एक अंतर विषयक अध्ययन हो सकता है जिसमें राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जा सकता है। फिर यह बहुस्तरीय अध्ययन भी हो सकता है जिसमें व्यक्ति, नृजाति समुदाय, राज्य और सभाओं के आपसी संबंधों का अध्ययन हो सकता है। फिर तीसरे में यह बहुसंस्कृतिवादी अध्ययन भी हो सकता है जिसमें ज़्यादातर अध्ययन पश्चिमी देशों के द्वारा किया गया है। शांति में केवल युद्ध और हिंसा की समाप्ति की बात नहीं की जाती, बल्कि उन परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है जिससे युद्ध हो ही ना आगे चलकर। इसलिए यहाँ उत्तर दक्षिण संबंध, पर्यावरण, जनसंख्या वृद्धि जैसे मुद्दों को भी शामिल किया गया। अब आगे जानते हैं कूटनीति या राजनय के बारे में। तो देखो, हेनरी किसिंजर ने डिप्लोमेसी नाम की रचना की थी 1994 में। डिप्लोमेसी लैटिन शब्द है जो डिप्लोमा से बना है, जिसका अर्थ होता है आधिकारिक दस्तावेज। देखो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो देशों के मध्य जो व्यवहार या संबंध होते हैं उन्हें ही कूटनीति कहा जाता है, जिसके लिए व्यावसायिक कूटनीतिज्ञों की नियुक्ति की जाती है और ये कूटनीतिज्ञ राजनायक कहलाते हैं। इस कूटनीति में 1815 में वियना कांग्रेस और 1878 का बर्लिन कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। वियना कांग्रेस में कूटनीतिक मिशन के 3 भाग बताए गए हैं। पहला है विभिन्न देशों के मंत्रियों में परस्पर संबंध, दूसरा देशों में नियुक्त राजदूत, तीसरा दूतावासों में नियुक्त छोटे अधिकारी। तो देखो, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में जो राजदूत नियुक्त किए जाते हैं ना, उन्हें उच्चायुक्त कहा जाता है। अब ये उच्चायुक्त या राजनायक 2 प्रकार के काम करते हैं। पहला तो है कि जिस देश में वे नियुक्त हैं वहाँ की रिपोर्ट अपने देश भेजते हैं, कुछ खुफिया जानकारी भी इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं और हस्तक्षेप करने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन राजनायक मूलतः देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। दूसरा कार्य इनका होता है कि विभिन्न कूटनीतिक वार्तालाप करते हैं ये, ताकि देशों में शांतिपूर्ण संबंध स्थापित हो सकें। अब देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंटिन्यू बढ़ते जा रही है, संचार बढ़ रहा है, आवागमन बढ़ रहा है देशों के बीच। तो पुरानी जो डिप्लोमेसी थी उससे हटकर अब नई नई तरीके की डिप्लोमेसी या कूटनयन आते जा रहे हैं। इसमें राज्यों के बीच हॉटलाइन की स्थापना की जा रही है। वर्तमान के युग में शटल डिप्लोमेसी का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। इसमें विभिन्न देशों के मंत्री आपस में देशों की यात्राएं करके वार्तालाप करते हैं, जिससे राजदूतों की भूमिका थोड़ी कम हो गई है। शटल डिप्लोमेसी अमेरिका के विदेश सचिव हेनरी किसिंजर के समय बहुत लोकप्रिय हुई थी, जब उन्होंने इजराइल की यात्रा और मिस्र की यात्रा की थी और पश्चिम एशियाई संकट का समाधान करने का प्रयत्न किया था। एक और टर्मिनोलॉजी आती है वर्तमान समय में, शिखर कूटनीति। इसमें देशों के शासनाध्यक्ष आपस में वार्तालाप करते हैं और क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना होने लगी है, तो ये शिखर कूटनीति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है अब। फिर भूमंडलीकरण के दौर में पब्लिक डिप्लोमेसी का भी खूब प्रयोग किया जा रहा है। एडमंड गुलियन ने पब्लिक डिप्लोमेसी शब्द का प्रयोग किया था। इसमें सरकार जो है वो आम जनता से संवाद स्थापित करने का प्रयास करती है। चलिए अब आगे कूटनीति के अलग अलग प्रकार क्या होते हैं, विभिन्न रूप क्या हैं, वो देख लेते हैं। पहला, इनफॉर्मल या अनौपचारिक कूटनीति। इसे ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सरकारी अधिकारियों की जगह नागरिक समाज के लोग आपस के संबंधों को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। अवकाश प्राप्त मंत्री और अधिकारी भी इसमें भाग लेते हैं। दूसरा है पिंग पोंग डिप्लोमेसी। 1971 में पहली बार अमेरिका टेबल टेनिस टीम ने चीन की यात्रा की थी। इससे पहले चीन को मान्यता नहीं देता था अमेरिका, लेकिन इस यात्रा के बाद इनके संबंध सुधरने लगे। 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने चीन की यात्रा की। फिर गनबॉट डिप्लोमेसी आती है। इसमें क्या होता है कि एक राज्य के द्वारा अपने नौसैनिक जहाज़ों का प्रयोग करके दूसरे राज्य पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है। जैसे 1971 में जब हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, तो अमेरिका ने 7वां जहाजी बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा था और भारत पर दबाव बनाने का प्रयास किया था। उसी समय रूस ने हमारा साथ दिया था। अगला आता है चेकबुक डिप्लोमेसी। इसमें किसी भी देश को आर्थिक सहायता देकर उस पर प्रभाव बनाता है कोई भी बड़ा देश। फिर गुप्त और खुली कूटनीति आती है। इसमें दो देशों के बीच कभी कभी गुप्त वार्ताएं की जाती हैं जो सार्वजनिक नहीं होती। अगली है शॉपकीपर डिप्लोमेसी, दुकानदारी कूटनीति। ये शांतिपूर्ण दृष्टिकोण पर आधारित डिप्लोमेसी है जिसमें समझौते या संतुलन के माध्यम से शांति स्थापित की जाती है, जो अच्छे व्यवसाय पर आधारित है। तो ये डिप्लोमेसी के प्रकार थे। देखो, कूटनीति के 7 अच्छे गुणों को बताया था पश्चिमी विचारक निकोलसन में।
तो अच्छी कूटनीति में ईमानदारी, शांति, अच्छा स्वभाव होना, धैर्यवान, स्वामी भक्त, सटीक और मध्यम वर्गीय होना, ये अच्छी कूटनीति के 7 गुण बताए गए थे। इसके अलावा भारतीय विचारक कौटिल्य की अर्थशास्त्र में भी इन गुणों का वर्णन है और मैकियावेली ने भी इनकी बात की है। अब मॉर्गेनथाउ ने कूटनीति के कुछ नियम दिए हैं। उन्होंने कहा कि कूटनीति के द्वारा शांति स्थापना की जा सकती है विश्व में। इसका पहला नियम है कि कूटनीति में दुराग्रह या चालाकी नहीं होनी चाहिए और विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे राष्ट्रीय हित परिभाषित हो। डिप्लोमेसी में राजनीतिक दुनिया में एक देश को दूसरे देशों के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना चाहिए। गौण विषयों पर समझौता करने के लिए तैयार होना चाहिए। राज्यों को छोटे मोटे लाभ की बजाय बड़े लाभ को देखना चाहिए। ऐसा दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए जिससे पीछे हटना संभव ना हो। राज्यों को कभी भी कमजोर राज्यों को अपने लिए निर्णय करने का अधिकार नहीं देना चाहिए। सैन्य शक्ति राजनीतिक शक्ति के अधीन होनी चाहिए। सरकार को जनमत का निर्माण करना चाहिए, ना कि उनके अधीन होना चाहिए। आगे एक और टर्म आता है पैरा डिप्लोमेसी। इसमें जो उपराष्ट्रीय या संघीय इकाइयां हैं उन्हें विदेशी संबंधों के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। पैरा डिप्लोमेसी गतिविधियों में विभिन्न अभिकर्ता आते हैं जैसे क्षेत्र, फर्म, सामाजिक आंदोलन, अलगाववादी या उपराष्ट्रीय सामूहिक समूह आदि। इन्हें भी शामिल किया जाता है डिप्लोमेटिक रिलेशन में। और पैरा डिप्लोमेसी के भाग के रूप में ही इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, सिटी डिप्लोमेसी आदि आते हैं। तो बस आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं जिसमें हमने युद्ध, संघर्ष और शांति की बात की। अगले लेक्चर में हम शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। आने वाले लेक्चर्स की अपडेट लेने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ये वीडियो लाइक करके जाना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।